आ गया आप। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है भारतीय संविधान के पार्ट 2 की, क्योंकि पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, जहां पर मैंने बहुत सारी कमाल की बातें बताई हैं भारतीय संविधान की मेकिंग के बारे में, जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेंगी। साथ साथ आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान आखिर बना कैसे। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम जानते हैं लेकिन उनके सही जवाब नहीं जानते, बहुत सारे मिथ्स भारतीय संविधान को लेकर के, बहुत सारी खास डेट्स उस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। अब हम यहां से क्या शुरू करने वाले हैं, तो अब हम भारतीय संविधान की पूरे के पूरे रूप को समझेंगे। पार्ट वाइज पार्ट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आज की वीडियो में क्या होने वाला है ये आपको पता लग जाएगा जस्ट कुछ ही सेकंडों में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत होती है यहां से। 26 जनवरी 1950, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत में भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन। जिस दिन भारत का संविधान देश में लागू हुआ उस वक्त भारत का संविधान कैसा दिखाई देता था, तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, जिन्हें आर्टिकल कहा जाता है, थे, जो कि 22 भागों में डिवाइडेड थे। यानी कि भारत का संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे हुए थे। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा जहां पर आपकी बुक्स के अंदर यूनिट देखने को मिलती है, यूनिट 1, यूनिट 2। और जब आप यूनिट 1 देखते हैं तो आप पाते हैं उस यूनिट के अंदर 3-4 चैप्टर होते हैं। ऐसे करके आपकी पूरी बुक को ऐसे करके 3 या 4 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। हर यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर होते हैं। ऐसे ही भारत का जो पूरा संविधान है वो इसी 22 भागों में डिवाइड है। ये 22 यूनिट्स आप कह सकते हैं और हर यूनिट के अंदर कुछ अनुच्छेद यानी कि कुछ आर्टिकल्स रखे गए हैं। और ऐसे करके भारत के पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद 1950 में जब ये लागू हुआ तब थे। और इसके अंदर 8 अनुसूचियां यानी 8 अपेंडिक्स और भी थी। अब जब हम बात करते हैं वर्ष 2020 तक, तो 70 सालों के बीच में भारतीय संविधान में कुछ चेंजेस आए हैं और कुछ चेंजेस जरूरी भी थे, जिन्हें वक्त के बाद और वक्त के साथ किया गया। अब चेंजेस होने के बाद वर्ष जब 2020 में हम भारतीय संविधान को देते हैं तो अब ही हमें नजर आता है कि अब भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 470 अनुच्छेद है। मैं इस पे दावा नहीं करता, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, और जो कि डिवाइडेड हैं 25 भागों में, यानी अनुच्छेदों की संख्या भी बड़ी है, भागों की संख्या भी बड़ी है। तो ये जो 470 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो डिवाइडेड हैं 25 भागों में। और जहां पहले 8 अनुसूचियां थी अब उनकी संख्या बढ़कर के 12 हो चुकी हैं। अब तक इन 70 सालों में अगर हम बात करें तो अब तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन यानी कि 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये जो 104 संशोधन था ये जस्ट अभी 25 जनवरी 2020 से ही लागू हुआ था। ओके, यहां से हम शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। तो अब हम समझने वाले क्या हैं भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है। हम हर वीडियो में इन 395 अनुच्छेदों को समझेंगे, किस अनुच्छेद में क्या क्या संशोधन किए गए उनको भी समझेंगे। और आज की वीडियो में जो हम समझेंगे वो होगा सिर्फ भाग 1, यानी कि जो अब तक हमें संविधान में ये जो 25 भाग, ये जो 22 भाग देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला भाग भारतीय संविधान का क्या है, वो क्या चीजें बताता है और उसमें क्या संशोधन किए गए, आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं आगे के। अब समझना चालू करते हैं हम भारत के भाग 1 को शुरुआत से। तो भारत का भाग 1 इसकी शुरुआत होती है संघ और राज्य क्षेत्र वाले हेडिंग के साथ, जिसमें पहला जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का वो क्या कहता है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संघ यानी कि यूनियन होगा। अब ये यूनियन वर्ड यहां पर क्यों यूज किया? संघ के लिए कई और सारे वर्ड भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि फेडरल और कन्फेडरल। अब होता क्या है, भारत को राज्यों का संघ यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि बाकी जो संघ के रूप दुनिया में देखने को मिलते हैं, जैसे हम अमेरिका देखें तो वो 50 अलग अलग कंट्रीज को मिला के अमेरिका का निर्माण हुआ। यूरोप को देखते हैं तो यूरोप जो है वो 12 देशों को अलग अलग मिला करके एक संघ बनता है। लेकिन उन दोनों संघ में और भारत के संघ होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां पर कोई भी कंट्री कभी भी बाहर जा सकती है, कभी भी उसमें वापस आके मिल सकती है। लेकिन भारत के संघ में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया और संघ के लिए यूनियन वर्ड यूज किया गया है। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट जो यानी कि सेकंड आर्टिकल है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है, अच्छा एक चीज और, जो पहला आर्टिकल है इसके अंदर
जो शेड्यूल है, 8 शेड्यूल जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी जब भारतीय संविधान बनकर शुरू हुआ तब उसमें 8 जो शेड्यूल थी, सूचियाँ थी, उसमें से पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ होगा और भारत की सीमाओं का जो जिक्र हुआ है उसको ले जाकर के डाला गया है सूची 1 के अंदर। यानी कि अगर आपको ये जानना हो, आप जाएं भारत के संविधान में और आर्टिकल 1 पढ़ें कि भारत राज्यों का संघ होगा और आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि कौन कौन से राज्य भारत में आते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ नहीं है। उसके लिए भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, शेड्यूल जोड़े गए हैं, जहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि कौन सा राज्य भारत का हिस्सा है और उसकी सीमा कैसी कैसी है और बाकी सारी जानकारी आपको वहाँ अनुसूची में दी गई। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि अगर आप राज्यों को देखेंगे तो राज्यों को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है अनुसूची के अंदर। एक जो हमारे राज्य हैं, दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और तीसरे अर्जित के लिए बनाया गया। अर्जित यानी कि किसी को हमने बाहर से लिया हो, यानी कि अगर आक्रमण करके, जैसे मान लीजिए आज हम किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, नाम नहीं लेंगे, सो वो अर्जित की में डाला जाएगा। अब दूसरे में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, उनको नए राज्यों का प्रवेश करना। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, ये हमारे देश का हिस्सा नहीं था, इसे जोड़ा गया था 16 मई 1975 को भारत में शामिल हुआ था। इस साल सभी बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए भी सिक्किम के बारे में डिटेल दी गई है। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि सिक्किम भारत का राज्य हमेशा से नहीं था, 1975 में ये भारत में शामिल हुआ। इसके क्या कारण थे मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना का जो पूरा सिस्टम है वो आर्टिकल 2 क्लियर करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण करना हो या फिर वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी क्षेत्र सीमा और नामों में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन करना हो तो इसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता जो है वो संसद के पास है। राष्ट्रपति से परमिशन लेनी है, लेकिन राष्ट्रपति परमिशन देने के लिए बाध्य हैं, वो इसे मना नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत से अभिप्राय, अगर हम सदस्यों की संख्या देखें लोकसभा के अंदर तो वो होती है 545, जिसके अंदर से सिर्फ 273 जितने में सरकार बनती है उतने ही सदस्यों की सहमति जरूरी है। और आप किसी भी राज्य के अंदर से उसको, जैसे आप जम्मू कश्मीर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल ले लीजिए, वो पहले अलग होने की बात करता था लेकिन अब उसको उठा के पूरा एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया। किसका प्रयोग करके? इसी का प्रयोग करके। अब यहाँ पर आर्टिकल 4 से ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। आर्टिकल जो 4 है, क्योंकि 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक आते हैं, भाग 1 के अंदर 3 क्लियर हो गए। चौथे वाले में क्या लिखा गया? चौथे में ये डिटेल दी गई है कि अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़े, संविधान में आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन करना पड़े तो संसद पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो अपना काम कर सकती है। उसे भारतीय संविधान के 368 आर्टिकल के प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब ये 368वां अनुच्छेद कहता क्या है? ये कहता है कि एक प्रोसीजर है, आप भारतीय संविधान में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जिसके अंदर का जिक्र 368 में दिया गया है। वो हम बात की बात है। लेकिन अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, यानी कि किसी राज्य को भारत में मिलाना है, किसी राज्य का 2 हिस्सा करना है, उसका नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलनी है, कुछ भी करना है, तो आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर इसमें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो संसद एक सामान्य बहुमत का इस्तेमाल करके कोई भी बदलाव कर सकती है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं कि 1966 में पंजाब, हरियाणा 2 अलग अलग स्टेट बनाए गए, इसी का प्रयोग करके बहुत सारे राज्य बनाए गए। जैसे आप याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया, इसी का प्रयोग करके वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया। तो ये आर्टिकल 4 हमें आज़ादी देता है, संसद को ये आज़ादी देता है कि अगर वो इसमें किसी प्रकार का भी बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें 368 की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साधारण बहुमत और राष्ट्रपति उसमें सहमति देने के लिए बाध्य हैं, मतलब उन्हें देना ही देना है, सीधे शब्दों में ऐसी बात है, वो मना नहीं कर सकते। और उसका प्रयोग करके इन दोनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में किए गए संशोधन की जो भाग 1 के अंदर हुए हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है 18वां संशोधन। जो 18वां संशोधन हुआ वो हुआ 1966 के अंदर। इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल 3 है, इसके अंदर कुछ स्पष्टीकरण जोड़े गए। स्पष्टीकरण में ये बातें कही गई कि किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो, गठन करना हो, बनाना हो, या जो वर्तमान में राज्य अभी मौजूद हैं उनकी क्षेत्र सीमा या नाम में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करना हो तो संसद उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और राष्ट्रपति बाध्य है और उसको इसके लिए कोई खास प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य बहुमत जो मैंने बता दिया है चाहिए होता है, जितने में सरकार बन पाती है उतना लेना है और वो किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है।
जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का हटाया जाना, इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ा, बस 273 लोगों की सहमति और आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हो गया। जम्मू कश्मीर को वापस मिला दिया गया, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग किया गया। तो ये सारे काम इसी के तहत हुए कि 1966 में इसमें जोड़ दिया गया कि संसद इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और इसमें एक सामान्य बहुमत का प्रोसीजर फॉलो करके किसी भी राज्य की क्षेत्र नाम सीमा में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा संशोधन आपको याद रखना है, 35वां संशोधन है 1975 का। इसमें क्या होता है, 2A यानी 2 के अंदर 2A एक और लाइन को जोड़ दिया जाता है। और इसी के तहत होता क्या है कि सिक्किम, जो इस साल सभी बच्चों को बहुत सारा मिला हुआ है, सिक्किम क्या होता है, ये मई 1975 में भारत में शामिल हो जाता है। सिक्किम जो है भारत का राज्य नहीं था, एक स्वतंत्र एक अलग से छोटा सा देश था। जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया तो सिक्किम को लगने लगा कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो सिक्किम ने भारत से मिलने का फैसला किया। तो 1975 में जब सिक्किम भारत में मिला तो वो चाहता था कि वो कुछ समय यहाँ पे रहकर देखकर कि भाई कैसे हालात बनते हैं, फिर वो फैसला करेगा उसे भारत में मिलना है या नहीं। सो हुआ क्या, 1975 में इसीलिए 2A जोड़ा गया और सिक्किम भारत में शामिल हुआ, लेकिन पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ, एक सह राज्य बना बस, मतलब जुड़ा, पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन जब सब कुछ सही चला तो उसी के बाद फिर 36वां संशोधन होता है उसी साल 1975 में ही, और उसके बाद ये जो 2A है इसको इस 36वें संशोधन में खत्म कर दिया जाता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो भारत के संविधान का भाग है उसमें जो हुए महत्वपूर्ण संशोधन है वो 18वां, 35वां और 36वां। 18वां संशोधन जो 1966 में होता है, जिसके अंदर 3 के अंदर स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है और साथ साथ ये भी पंजाब और हरियाणा की स्थापना भी होती है। इनको पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है जो 18वां संशोधन 1966 में हुआ, इसके अंदर 3 के अंदर स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि संसद पूर्णतः स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, राज्यों का नाम बदलने के लिए, सीमा बदलने के लिए, उनका क्षेत्र बदलने के लिए, और साथ साथ पंजाब और हरियाणा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 1966 में मिला। 35वां संशोधन जो 1975 में हुआ, इसमें आर्टिकल 2 के अंदर 2A जोड़ा गया और सिक्किम को भारत में मिलाया गया, पर पूरी तरह से नहीं। फिर लेकिन जब 36वां संशोधन होता है 1975 में, तो इसी 2A को खत्म कर दिया जाता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित करके भारत में शामिल कर लिया जाता है और अब सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है। खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार थे और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को देख सकें। और आपको करना है एक काम और, इस वीडियो को कर देना है शेयर अपने दोस्त, अपने जान पहचान वालों के साथ, उनके साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।